अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। हमने स्टार्ट लिया था, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के ऊपर था कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होती हैं और ये किस तरह से क्रिएट होती हैं। और इन फोर्सेस को हमने एक दूसरा नाम भी दिया था, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो इनमें क्या होता है कि लंदन डिस्पर्शन फोर्स में टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनके दरमियान में ये फोर्सेस क्रिएट होती हैं जिनको हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का नाम देते हैं। और लंदन जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, उस साइंटिस्ट के नाम से भी इसको डिनोट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक लंदन नाम लिखा हुआ है, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रिट्ज लंदन, उनके नाम से इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब बेसिकली ये फोर्सेस क्या हैं, ये फोर्सेस हमने इनको डिस्कस किया था कि ये फोर्सेस बिटवीन टू पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ये ऐसी फोर्सेस हैं जो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बनती हैं। तो हम इनको इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस के नाम से डिनोट करते हैं। अब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल किस तरह होते थे कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फॉर एग्जांपल इसका ये पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। तो एक एटम या एक मॉलिक्यूल जो कि नॉन पोलर है, इसके इलेक्ट्रॉन दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इसी रिपल्शन की वजह से इनके शेप में चेंज आ जाता है और ये नॉन पोलर से पोलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो इस रिपल्शन से पोलर बना था उसको हमने क्या नाम दिया था, उसको हमने नाम दिया था इंस्टेंटेनियस डाइपोल। वो जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल होता है उसकी वजह से नेक्स्ट जो नॉन पोलर पोलर में कन्वर्ट होगा उसको हमने नाम दिया था इंड्यूस्ड डाइपोल। अब ये जो रिपल्शन हुई, रिपल्शन की वजह से फॉर एग्जांपल ये जो है कन्वर्ट हुआ, इस तरह पोलैरिटी इसके अंदर इंड्यूस हो गई और ये पोलर में कन्वर्ट हुआ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन इस तरह फ्लो इनका बढ़ जाता है। अब ये जो डाइपोल बना है इसको नाम देंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इंस्टेंटेनियस डाइपोल जो इस रिपल्शन की वजह से बनेगा। अब इस रिपल्शन की वजह से जो ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल बना है, अब सॉल्यूशन के अंदर आसपास और भी बहुत सारे जो है नॉन पोलर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा नॉन पोलर जो इसके करीब होता है, इसका जो पॉजिटिव पार्ट होता है, इस इंस्टेंटेनियस डाइपोल का जो पॉजिटिव पार्ट होता है नॉन पोलर के नेगेटिव पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से ये जो नॉन पोलर होता है इसकी शेप में चेंज आके ये कन्वर्ट हो जाता है पोलर में, इस तरह से नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल था जो कि रिपल्शन से बना था। अब ये जो नेक्स्ट जो बन रहा है इसको हमने इंड्यूस्ड डाइपोल का नाम दिया। ये हमारे पास इंड्यूस्ड डाइपोल है। अब ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल है किस वजह से बना है, ये इस जो ऑलरेडी डाइपोल यहाँ पे बन चुका था उसकी वजह से जो नेक्स्ट डाइपोल बनेगा उसको हम नाम देंगे इंड्यूस्ड डाइपोल। क्यों? क्योंकि इसमें इंडक्शन का प्रोसेस हुआ है, एक पोलर ने नॉन पोलर को पोलर में कन्वर्ट कर दिया। अब इनके दरमियान फोर्सेस क्रिएट हो जाती हैं और इन फोर्सेस को हम नाम देते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस या इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। इनको नाम दिया था हमने लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का। अब ये जो फोर्सेस हैं, अब हम इनके फैक्टर्स की तरफ हम आएंगे। इनके फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर है साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के एक फैक्टर ये होता है, दूसरा जाता है पोलराइजेबिलिटी, तीसरा फैक्टर है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या चीज़ होती है? एटॉमिसिटी है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। अब सबसे पहली चीज़ है कि साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ये आप इस जगह पे साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या हम ये भी कह सकते हैं कि साइज ऑफ एटम्स या साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स एक ही चीज़ है। फॉर एग्जांपल साइज ऑफ एटम्स या फिर हम इसको कह सकते हैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल। एटम का साइज या मॉलिक्यूल का जो साइज होगा उसी को हम कलेक्टिवली एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक एटम है, एटम के सेंटर में क्या चीज़ होती है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के गिर्द जो होते हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जिस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स का उन्होंने उतना ज़्यादा एरिया कवर किया हुआ होगा। वो जो इलेक्ट्रॉन्स ने जितना एरिया कवर किया होता है उसको हम एक क्लाउड का नाम देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। बेसिकली ये वर्ड इस वजह से यूज़ किया जाता है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एटम को स्टडी किया जाता है तो उसमें ये हमें ना प्रॉपर न्यूक्लियस नज़र आता है ना प्रॉपर एटम की शेप नज़र आती है, जस्ट एक क्लाउड सा नज़र आता है जो कि इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है।
और जितना ज़्यादा क्लाउड होता है फिर उसी हिसाब से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि एटम की शेप इतना हो सकती है, ठीक है ना। अब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे या जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ने एरिया कवर किया होगा और उसी को हम नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में यहाँ पे मैंने एक फार्मूला लिखा है, आप इसको माइंड में बिठाएंगे कि ये जो फार्मूला है इसी से हमारे जितने भी MCQs होते हैं, ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे हम उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास है साइज़ की हम बात कर रहे हैं, साइज़ मॉलिक्यूल का है या एटम का है या हमने जिसको नाम दिया इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का, वो साइज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेबिलिटी के। पोलराइजेबिलिटी का मतलब है किसी भी एटम या मॉलिक्यूल की पोलर होने की सलाहियत। पोलराइजेबिलिटी, कोई भी आपके पास एटम आ जाता है या मॉलिक्यूल होता है, दो वर्ड है इसमें, एक वर्ड देखिए इसके अंदर, एक वर्ड है इसमें फर्स्ट पोलर और लास्ट पे आपको नजर आ रहा है एबिलिटी, मतलब किसी भी एटम या मॉलिक्यूल की पोलर होने की सलाहियत। तो साइज जितना बड़ा होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, पोलराइजेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, और जितना पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या है कि एक नॉन पोलर है, नॉन पोलर जितना जल्दी पोलर में कन्वर्ट होगा उतना उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, ज़्यादा होंगी, ठीक है ना। अब उसके आगे लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स। हमने थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स को स्टडी किया था, डायपोल डायपोल फोर्सेस का लास्ट पॉइंट था ये कि थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स किसको बोला जाता है, जिस तरह मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, इनको हम नाम देते हैं थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स का। थर्म का मतलब क्या होता है, हीट, मतलब ये ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनमें हीट इन्वॉल्व हो रही है, इस वजह से इनको थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स कहा जाता है। अब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेल HV इसका मतलब मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, डेल HS इसका मतलब है मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन एंड डेल HF इसका मतलब है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये सारे क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं साइज के, और साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेबिलिटी के, पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस के। मतलब क्या हुआ, जिस तरह साइज बढ़ेगा उसी तरह वो जितना बड़ा साइज होगा उतना उस एटम की, उस मॉलिक्यूल की पोलर होने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। नॉन पोलर से पोलर होने की, पोलर में कन्वर्ट होने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, और जितना जल्दी वो पोलर में कन्वर्ट होगा उतना उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की जो टाइप हम स्टडी कर रहे हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस उतना स्ट्रॉन्ग होंगी। अब जितना लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं उतना मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसका। मतलब क्या है ना, देखें फॉर एग्जाम्पल दो मॉलिक्यूल जिस तरह आपस में अटैच है, इनके दरमियान लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस मौजूद हैं। अब ये जितना ज़्यादा फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं उतना, अगर आप इसको फॉर एग्जांपल इसको मेल्ट करना चाहते हैं या बॉयल करना चाहते हैं या इसको वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको ये फोर्सेस ब्रेक करनी पड़ेंगी। तो हम किस चीज़ को ब्रेक करेंगे, हमें हीट देनी पड़ेगी। हीट देने से हमारे पास ये जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस मौजूद हैं ये ब्रेक हो जाएंगी और मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, या वो बॉइलिंग पॉइंट में, बॉइलिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जितना ज़्यादा फोर्सेस होंगी, स्ट्रांग होंगी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, उतना आपको हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी मेल्ट करने के लिए, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। उतना अगर आप उसको बॉयल करना चाहते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी उसका इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फोर्सेस स्ट्रांग हैं तो हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी। अगर आप उसको वेपर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वेपर में कन्वर्ट करने के लिए अगर फोर्स स्ट्रांग हैं तो आपको हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी। मतलब कि ये डायरेक्ट का साइन है, तो इसमें डिपेंड करता है ये साइज़ के ऊपर। जितना बड़ा साइज़ होगा उतना उसके अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल पुट की है, हमारे पास है ग्रुप नंबर 8 के ए के एलिमेंट्स हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास इस तरह से होता है कि पीरियोडिक टेबल की जो शेप है, इसमें ये जो लास्ट वाला एक ग्रुप है, ये लास्ट वाला ग्रुप, इसको कहा जाता है ग्रुप नंबर 8A। इसका नाम होता है जो पीरियोडिक टेबल के लास्ट पे मौजूद है, ये वाला ग्रुप है। और इनको नोबल गैसेस भी बोलते हैं, और इसी ग्रुप को ज़ीरो एलिमेंट्स भी बोला जाता है, या फिर इसी ग्रुप को हम इनर्ट एलिमेंट्स का नाम भी देते हैं। ये एक ही ग्रुप है जिसको नोबल गैसेस भी बोलते हैं, ज़ीरो एलिमेंट्स भी बोलते हैं, और इनर्ट एलिमेंट्स भी कहा जाता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि जो ज़ीरो एलिमेंट्स हैं या नोबल गैसेस हैं, इनके जो वैलेंस शेल होगा, इनमें जितने भी एटम्स हैं उनके अंदर जो वैलेंस शेल होगा, जो सबसे बाहर वाला शेल होता है, वो कंप्लीट होता है। वैलेंस शेल इन सब के अंदर कंप्लीट होता है।
अब वैलेंस शेल के कंप्लीट होने की वजह से ये जितने भी एटम इसमें आते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये एक पूरा ग्रुप है। इसमें जितने भी एटम्स हैं उन सब का वैलेंस शेल कंप्लीट होगा। वैलेंस शेल के कंप्लीट होने का मतलब क्या है, या तो उनका जो डुप्लेट रूल होगा वो, या उनके अंदर जो ऑक्टेट रूल होता है वो, डुप्लेट या ऑक्टेट रूल जो है वो कंप्लीट होता है। तो जब डुप्लेट या ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो, मतलब जब उनका वैलेंस शेल कंप्लीट होगा, तो वो जो एटम्स होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो ग्रुप नंबर 8A के जो एलिमेंट्स हैं जिनको हमने जीरो एलिमेंट्स का नाम दिया, ये ना इलेक्ट्रॉन को देने की कैपेसिटी रखते हैं ना इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी रखते हैं। अब इस वजह से हम इनको क्या नाम देते हैं, ये जितने भी हैं सारे के सारे क्या हैं, नॉन पोलर हैं। ये 8A के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे नॉन पोलर हैं। अब अगर हम इनको स्टडी करते हैं, जिस तरह हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, अब पीरियोडिक टेबल को अगर हम स्टडी करें तो पीरियोडिक टेबल में जब भी आप डाउनवर्ड स्टडी करते हैं ना फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इनको बोलते हैं ग्रुप्स। तो इनमें जो एटम का साइज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एटम का साइज जो होगा वो इंक्रीज होता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि फॉर एग्जाम्पल देखें, हीलियम है, उसके नीचे आ जाता है नियॉन। अब हीलियम का जो शेल होता है वो एक है, जब नियॉन की बात करते हैं इसके 2 शेल हो जाते हैं। आर्गॉन की बात करेंगे इसमें शेल 3 हो जाएंगे। डाउनवर्ड जिस तरह मूव करते जाएंगे एक एक शेल बढ़ता जाता है। इसी तरह आप क्रिप्टॉन की बात करते हैं, इसके अंदर एक और शेल बढ़ जाता है, इसके शेल 4 हो जाते हैं। मतलब जिस तरह हम डाउनवर्ड मूव करते हैं एटम का साइज इंक्रीज होता है ड्यू टू द इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ शेल्स। अब जब शेल्स बढ़ रहे हैं उनके अंदर तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, तो हमने यहाँ पे बात की थी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जितना ज़्यादा होगा उस एटम ने उतना ज़्यादा एरिया कवर किया होगा। जितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होगा उतना उसके अंदर पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। मतलब क्या हुआ, अब देखिए आपके सामने ये शेप्स बनी हुई हैं, अगर हम इनको, ये नॉन पोलर है, अगर हम इनको पोलर में कन्वर्ट करना चाहें तो देखें आपके पास ये हीलियम है, इसको अगर पोलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और थर्ड मेंबर जो है यहाँ पे आर्गॉन है। इन दोनों का अगर आप चेक करें कि इनमें से कौन जल्दी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जिसका साइज जितना ज़्यादा है, उसकी रीज़न क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी यहाँ से एटम लेते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस और उसके बाहर ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब जितना शेल का साइज बढ़ता है, शेल के साइज के बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव ने नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होता है। अब जितना एटम का साइज बढ़ेगा उतना ये न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो दूर होते जाते हैं। अब ये समझें कि फॉर एग्जांपल जिस तरह ये मैग्नेट है ना, जितना 2 मैग्नेट्स हैं, जितना आप इनको क्लोज करेंगे इनके दरमियान अट्रैक्शन बढ़ेगी, जिस तरह आप इनको दूर करते जाएंगे इनमें अट्रैक्शन कम होती जाएगी। सेम ये फैक्टर यहाँ पे है, जितना एटम का साइज बढ़ेगा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होते जाएंगे, न्यूक्लियस का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो होल्ड होगा वो कम हो जाएगा। और जब होल्ड कम हो जाएगा, जैसे ही इनको थोड़ी सी रिपल्शन कहीं से मिलेगी तो ये फ़ौरन से अपनी शेप को चेंज कर लेंगे और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, मतलब अगर साइज़ कम है तो साइज़ कम होने की वजह से क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस है इसकी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस ने उन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत मजबूती के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है। अगर इनको जब तक स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं इधर से हिट करेगी तब तक ये अपनी शेप को चेंज नहीं करेंगे। इसके अंदर जो पोलराइजेबिलिटी है वो बहुत कम होती है। अगर आप इसके अंदर आर्गॉन के अंदर देखते हैं तो इसके अंदर जो पोलराइजेबिलिटी का प्रोसेस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। रीज़न इसमें क्या आ जाएगी, वही साइज़ का इफेक्ट आ जाएगा। जिस तरह एटम का साइज़ बढ़ेगा पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब अगर हम इनके अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस को देखें तो सेम वही चीज़ आ जाती है। जिस तरह साइज़ बढ़ेगा उस तरह से उसको डिस्पर्स करना आसान हो जाएगा। जो जितना जल्दी डिस्पर्स होगा उनके दरमियान उतना जल्दी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्रिएट होंगे। जिसके अंदर डिस्पर्शन का प्रोसेस वीक होगा उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कम होंगी और वीक होंगी। और इसी तरह जितना लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग होती जाएंगी, ये पैरामीटर्स जितने भी हैं सारे के सारे बढ़ जाएंगे। इनको टेम्परेचर उस सब्सटेंस को जिसको आप वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या जिसको आप बॉयल करना चाहते हैं, या जिसको आप मेल्ट करना चाहते हैं, जिसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग हैं, उनका टेम्परेचर भी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, हीट आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आ जाती है। अब इसमें देखें यही पोलराइजेबिलिटी का वर्ड यहाँ पे है कि पोलराइजेबिलिटी को हम एटम्स के ऊपर भी अप्लाई करते हैं, मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी अप्लाई करते हैं। यहाँ पे दूसरे एग्जांपल है, ग्रुप नंबर 7A के एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। सेकंड लास्ट जो है ये पीरियड होता है यहाँ पे, ये 8A एलिमेंट्स से,
इसके साथ होता है यहाँ पे, इसको कहा जाता है 7A एलिमेंट्स। अब ये जो 7A एलिमेंट्स हैं यहाँ पे उनके नाम लिखे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये अगर आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो इसको F2, Cl2, Br2 एंड I2 के नाम से हम डिनोट करते हैं। अब ये जो हैलोजन, इनका नाम होता है हैलोजन्स, और इनको एक और नाम से भी डिनोट किया जाता है, इनको हम बोलते हैं हैलो ग्रुप्स। इन्हीं हैलोजन्स को ग्रुप के हिसाब से अगर देखें तो इनको हैलो ग्रुप भी बोला जाता है। हैलोजन्स या हैलो ग्रुप क्यों बोलते हैं इसको? हैलोजन्स का मतलब होता है साल्ट फॉर्मेशन। अब साल्ट फॉर्मेशन का प्रोसेस किस तरह होता है इनमें? जब भी इन हैलोजन्स को रिएक्ट करवाया जाता है अल्कली मेटल्स के साथ, अल्कली मेटल्स कौन सी होंगी? जैसे पीरियोडिक का जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें उसके जो उस ग्रुप के जो सारे मेंबर्स हैं वो सारे के सारे अल्कली मेटल्स के नाम से डिनोट किए जाते हैं। जब आप उन अल्कली मेटल्स को इनमें से किसी के साथ भी रिएक्ट कराएंगे, जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम नाम देंगे साल्ट का। फॉर एग्जांपल देखें, सोडियम एक अल्कली मेटल है, इसको आपने रिएक्ट करवाया क्लोरीन के साथ, बेसिकली इनके ऊपर चार्जेस क्रिएट होंगे, इसने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किए क्योंकि ये मेटल है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। जब इस सोडियम ने रिएक्ट करना है क्लोरीन के साथ तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो आ जाएगा NaCl। तो ये साल्ट फॉर्मेशन इनका प्रोसेस होता है, इस वजह से इनको हैलोजन्स के नाम से भी डिनोट करते हैं। अब देखिए हमारे पास ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये हैलो ग्रुप्स के मेंबर्स हैं सारे। अब देखें, हमने यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर भी बात की थी, जब आप डाउनवर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करते हैं तो एटम का जो साइज होता है वो इंक्रीज होता है। जब एटम का साइज इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है कि उनमें नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे होते हैं। और सेम फैक्टर यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम ग्रुप 8A के एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं तो उनमें जो फर्स्ट मेंबर है वो फ्लोरीन है, उसके नीचे आ जाता है क्लोरीन, उसके नीचे आ जाता है ब्रोमीन और उसके नीचे आता है आयोडीन। अब डाउन द ग्रुप क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। साइज के इंक्रीज होने की वजह से अब जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों जो मेंबर हैं, क्योंकि ये टॉप पे मौजूद हैं और टॉप पे होने की वजह से इनकी जो नेचर होती है, जो फिजिकल स्टेट होती है, ये हमें गैसेस फॉर्म में मिलते हैं, ये गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर ब्रोमीन को देखें तो ब्रोमीन जो है थर्ड मेंबर है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज के इंक्रीज होने की वजह से अब देखिए सारे नॉन पोलर हैं, नॉन पोलर हैं, साइज इंक्रीज हो रहा है। जब साइज इंक्रीज हो रहा है तो इनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होती जाएंगी, स्ट्रांग होती जाएंगी। सेम ये फैक्टर आ रहा है कि साइज जिस तरह इंक्रीज होगा पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जब पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगे। अब लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इस F2 के अंदर भी हैं और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस Cl2 के अंदर भी हैं। इन सब फैक्टर्स Br2 के अंदर भी हैं और I2 के अंदर भी हैं। लेकिन हमने देखेंगे स्ट्रेंथ कहाँ पे ज़्यादा है। स्ट्रेंथ से आपको कहाँ से पता चलेगा स्ट्रेंथ का, वो आपको साइज से पता चलेगा। अब जिस तरह डाउन द ग्रुप जो है साइज इंक्रीज हो रहा है, इसी तरह जब हम ब्रोमीन को चेक करते हैं तो ब्रोमीन की जो फिजिकल स्टेट होती है वो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है। इसकी रीज़न क्या होगी, क्योंकि आयोडीन, फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है, टॉप पे हैं, इनका साइज कम होता है। साइज के कम होने की वजह से इनके अंदर जो पोलराइजेबिलिटी का फैक्टर होगा ये वीक होगा। जब पोलराइजेबिलिटी वीक होगी, इतनी आसानी से वो पोलर में कन्वर्ट नहीं हो रहे, जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बनेंगी वो क्या होंगी, वो भी वीक होंगी। जब उनके दरमियान दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस जो हैं वो वीक हैं, वो डेफिनेटली किस फॉर्म में आपको मिलेगा, गैसेस फॉर्म में मिलेगा। ठीक है ना। अब इसी तरह ब्रोमीन को देखें, ब्रोमीन का साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने की वजह से इसके अंदर डिस्पर्शन का प्रोसेस बड़ी आसानी से हो जाता है। अब इसमें जितना आसानी से पोलराइजेबिलिटी इंट्रोड्यूस कराई जा सकती है और जितना जल्दी वो जो है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा उतना उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्स स्ट्रांग होंगी। इसी वजह से जो ब्रोमीन है इसके इनको अगर हम चेक करें तो ये हमें किस स्टेट में मिलता है, लिक्विड स्टेट में। इसी तरह अगर हम आयोडीन को देखते हैं, आयोडीन की जो स्टेट होती है वो सॉलिड होती है। आयोडीन हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है, उसकी रीज़न सेम वही आ जाएगी, साइज बढ़ रहा है, साइज सबसे ज़्यादा है इसका, साइज बड़ा होने की वजह से पोलराइजेबिलिटी का फैक्टर यहाँ पे जो है डोमिनेंट होता है। और पोलराइजेबिलिटी जो है जितना ज़्यादा होती है उतना लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग होंगी। अब लंडन डिस्पर्शन फोर्स आयोडीन में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, इस वजह से जो आपके पास आयोडीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयोडीन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये हमें किस फॉर्म में मिलता है, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में मिलता है। क्यों, उसकी रीज़न ये लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, साइज बड़ा होने की वजह से लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग होंगी और ये आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। ठीक है ना। अब इसके साथ है, अब अगर हम इन फैक्टर्स को देखें साथ साथ, अब इन फैक्टर्स को किस तरह स्टडी करेंगे। अब देखें, अब जब इनका साइज इंक्रीज हो रहा है, इसमें साइज क्या होगा, साइज इंक्रीज हो रहा है सबका डाउनवर्ड।
साइज के अलावा दूसरी क्या चीज़ है? पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी भी इसमें क्या हो रही है? वो भी इंक्रीज हो रही है। और इसके साथ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होंगी यहाँ पे? वो भी स्ट्रांग हो रही हैं यहाँ पे। और इसी के साथ ये मेल्टिंग पॉइंट अगर आप इसका चेक करें इन मेंबर्स का डाउन द ग्रुप, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह अगर आप बॉइलिंग पॉइंट चेक करें तो बॉइलिंग पॉइंट भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाएगा। तो मतलब ये जितने भी फैक्टर्स हैं सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो डाउन द ग्रुप अगर एक साइज बढ़ रहा है तो साइज के बढ़ने के साथ सारे फैक्टर उसी तरह से इंक्रीज होंगे और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगी और उसी तरह फिजिकल स्टेट्स भी चेंज हो जाएंगी। और इसी तरह हमारा जो थर्ड फैक्टर है वो आ जाता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या चीज़ होती है? एटॉमिसिटी का मतलब है द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स की जो तादाद होगी वो एटॉमिसिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ H2, इसकी एटॉमिसिटी आपने बतानी है कितने एटम्स हैं। ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें कितने एटम्स हैं? 2 एटम है, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी? 2। अगर एक और मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल H2O, इसमें टोटल एटम्स कितने हैं? 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन एटम है, तो हम इसको लिखेंगे टोटल कितने हैं? 3 हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी होगी 3। ठीक है। अब इसी तरह एटॉमिसिटी का पता चल गया कि नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी, कि जितने एक एटम में, एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होंगे वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। अब इसी तरह इनके एग्जांपल्स देखें। अगर हम एटॉमिसिटी को चेक करते हैं हाइड्रोकार्बन के अंदर, तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिर्फ 2 एटम्स आपको नजर आए। एक हाइड्रो से क्या होगा यहाँ पे? हाइड्रोजन, और दूसरा ये कार्बन। ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स हों उनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, लेकिन हम यहाँ पे अल्केन को स्टडी करेंगे। देखें अल्केन जो है ये सारे के क्या होते हैं? जो अल्केन से रिलेटेड जितने भी आपको कंपाउंड्स मिलेंगे सारे के सारे नॉन पोलर होते हैं। तो हम बेसिकली लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस को स्टडी कर रहे हैं ना, तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस में भी हमारे पास क्या होने चाहिए? दोनों जो मॉलिक्यूल या एटम्स हो दोनों के दोनों नॉन पोलर हों। तो आपके पास ये जो अल्केन से रिलेटेड यहाँ पे जितने भी मैंने नाम लिखे हैं ये सारे के सारे क्या होंगे? नॉन पोलर होते हैं। जितनी भी आप टाइप्स ले लें ना इसकी अल्केन की, सारी नॉन पोलर होती हैं। अब यहाँ पे कुछ नेम लिखे हुए हैं जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डिकेन। अब ये जो नाम है ये सारे के सारे मेंबर हैं अल्केन के। आप अल्केन ये पहचान कर सकते हैं, लास्ट में देखिए ANE नज़र आ रहा है आपको। ये सारे मेंबर हैं अल्केन के। अगर हम इनको चेक करना चाहें कि किस तरह से हम इनके अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस को चेक कर सकते हैं, किस तरह से इनकी फिजिकल स्टेट्स के बारे में बता सकते हैं कि कौन सा आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, कौन सा गैसेस फॉर्म में मिलेगा या कौन सा सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। अब देखिए सबसे पहले जो मीथेन यहाँ पे है तो इसका फर्स्ट वर्ड है मेथ। तो ये जो मेथ है ये वर्ड कार्बन की स्ट्रेंथ के बारे में आपको बताएगा। ठीक है ना। तो इसके अंदर जो कार्बन की स्ट्रेंथ है इसमें सिंगल कार्बन, सिर्फ 1 कार्बन होता है। एथ का मतलब होता है 2, मतलब ये जो भी स्ट्रक्चर बनेगा इसमें कार्बन कितने होंगे? 2 कार्बन होंगे। प्रॉप का मतलब 3 है। ये जो भी स्ट्रक्चर इसका बनता है इसमें टोटल कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। प्यूट का मतलब 4 होता है, मतलब ये जो भी स्ट्रक्चर बनेगा इसमें कार्बन 4 हैं। पेंट का मतलब 5, इसके अंदर 5 कार्बन हैं। और हेक्स का मतलब है 6 कार्बन। हेप्ट का मतलब 7 कार्बन। ऑक्ट का मतलब आ जाएगा 8, नॉन 9 से है। और डेक जो है इसका मतलब आ जाएगा 10 कार्बन। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि कार्बन के अंदर चेंज आ रहा है। जिस तरह कार्बन के अंदर चेंज आएगा साथ उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करना होता है हाइड्रोजन एटम्स ने, उसी तरह से हाइड्रोजन एटम भी बढ़ते जाएंगे। अब आपने देखना है कि सिर्फ कार्बन एटम्स को ही सामने रख के हम ये उनके अंदर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं कि कौन सा किस स्टेट में पाया जाएगा, या फिर कौन सा जो आपके पास स्ट्रक्चर होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, किसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, किसकी पोलराइजेबिलिटी कम होगी। इसी हिसाब से ये जो यहाँ पे एक मैंने फार्मूला लिखा था इसी को यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है, सबसे पहले हम इसी से एटॉमिसिटी या पोलराइजेबिलिटी है आपके पास। एटॉमिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द molecular mass
is directly proportional to the polarizability directly proportional होगी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस के, एंड लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। यहाँ पे हमने बात की थी थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स की, तो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स की क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिनमें क्या आ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल एच वी मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल एच एस सब्लिमेशन, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन आ जाएगा यहाँ पे, और लास्ट पे आता है डेल एच एफ मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। ये सारे एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। आपने फर्स्ट 2-3 टर्म्स को गौर से देखना है। वर्ड यहाँ पे था एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास के। फॉर एग्जांपल 2 एटम है, 2 मॉलिक्यूल है, एक में 3 एटम्स है, एक में 4 एटम्स हैं, तो आपने उन एटम्स की एटॉमिसिटी तो चेक कर ली ना कि किस में एटम्स कितने ज़्यादा हैं और किस में कितने कम हैं, और दूसरा फिर आप उन्हीं का मैस देखेंगे कि जिसका मैस ज़्यादा होगा उसके अंदर पोलराइजेबिलिटी का जो फैक्टर होगा, उसके पोलर में कन्वर्ट होने की जो सलाहियत होगी वो ज़्यादा होगी। और इसी तरह जितना पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी उतना लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। हम पहले यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए ये जो आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं हाइड्रोकार्बन के, एक है मीथेन। मीथेन में कितने कार्बन है, जस्ट 1 कार्बन है। अगर आप इसको रिलेट करते हैं इथेन के साथ, इथेन में 2 कार्बन हैं। इसी तरह अब मीथेन का जो फार्मूला अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ, मीथेन का फार्मूला है CH4। अब इथेन का जो फार्मूला वो होता है C2H6। अब इसका मैस निकालें, मैस कितना बनेगा, कार्बन 1 है, कार्बन का मैस होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1। 12 और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, तो आप क्या करेंगे, 12 कार्बन का प्लस 4, जो हाइड्रोजन एटम्स का 1 का 1 है तो 4 है, तो 4 आ जाएगा, टोटल है 16। इसी तरह दूसरे को देखें, कार्बन का टोटल कितना, एक एटम का 12, 2 एटम में कितना आ जाएगा यहाँ पे 24, तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 6 हैं, तो एक एटम का होता है 1, तो यहाँ पे आप प्लस 6 करेंगे, टोटल आ जाएगा 30। आप इसमें देखें मैस किसका ज़्यादा है, इस C2H6 जिसका नाम है इथेन, इसका मैस ज़्यादा है। जिस तरह मैस बढ़ेगा पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी आपके पास लंडन डिस्पर्शन फोर्स स्ट्रांग हो जाएंगे, और इसी तरह से पैरामीटर जो हैं थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। और इसी तरह जो है आप इसमें देखें, अगर हम इनके स्टेट्स को चेक करें, फिजिकल स्टेट्स को, जो फर्स्ट 4 मेंबर हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये जो फर्स्ट 4 मेंबर्स हैं ये आपको गैसेस स्टेट में मिलते हैं, ये आपको गैसेस फॉर्म में मिलेंगे। और नेक्स्ट जो है पेंटेन से लेकर नोनेन तक ये जो है लिक्विड में पाए जाते हैं, और डिकेन भी आई थिंक लिक्विड, ये लिक्विड में होता है, और आगे नेक्स्ट वाले जो मेंबर हैं ये वाले ये होते हैं सॉलिड में, ये लिक्विड में होंगे। और लास्ट में एक और है आइसोडिकेन, ये सारे लिक्विड में होते हैं यहाँ तक, और आइसोडिकेन है, आइसोडिकेन जो है ये होता है सॉलिड में। अब ये तो फैक्टर आपको पता चल गया कि ये गैसेस हैं, मैस कम है, जिस तरह मैस बढ़ता जा रहा है, सिर्फ कार्बन को देखकर आप बता सकते हैं। 5 कार्बन है, 6 कार्बन, यहाँ पे 5 है तो लिक्विड है, 4 है, 3 है, ये क्या है, गैसेस हैं। कार्बन को देखकर ही आप बता सकते हैं कि आपका जो कंपाउंड होगा उन दोनों का अगर कंपेयर करें तो किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। और इसी जगह पे एक MCQs आता है कि अगर आपके पास स्ट्रक्चर आ जाता है ब्रांच फॉर्म में तो आप उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल देखें, 2 स्ट्रक्चर एक जैसे हैं जिनके अंदर कार्बन की स्ट्रेंथ सेम है, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा। अब यहाँ पे एक फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ ब्रांचिंग इन अ मॉलिक्यूल is inversely proportional to the boiling point। जितने ब्रांच ज़्यादा बनेंगे किसी स्ट्रक्चर में उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। किस तरह से, अब देखें फॉर एग्जांपल आपके पास है पेंटेन, एक वर्ड है पेंटेन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये वाला, ये पेंटेन है, तो इसको देखें पेंटेन को, पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन। अगर ये इस तरह से स्ट्रेट चेन में इस तरह से अटैच है, ये 5 कार्बन, ये स्ट्रेट फॉर्म में अटैच है, इसकी वैलेंसी को आप जो है हाइड्रोजन की मदद से कंप्लीट करेंगे, ये स्ट्रेट चेन बन रही है इसका। और इसी को अगर मैं ब्रांच फॉर्म में लिखूं, जैसा कि यहाँ पे इस तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं 3, 4 एंड 5।
अगर इन दो को हम स्टडी करते हैं तो इनमें जितनी ब्रांचिंग ज़्यादा होंगी किसी स्ट्रक्चर में उतना उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्स का साइन है। अगर यहाँ पे 2 ब्रांचेस बना दें तो इसका और जो बॉइलिंग पॉइंट है मतलब जल्दी ये वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से इसके ऊपर भी इस तरह से MCQs आते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।